हाँ, हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इससे पहले इंटरनल एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और उस पर न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं। तो आज हम शुरू करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड ये टॉपिक है और इससे भर भर के क्वेश्चन जेईई और नीट में आते रहते हैं। तो इसको हमने फ्लोट लिखा है। एफ का मतलब होता है फर्स्ट, एल का मतलब होता है लॉ, ओ का मतलब होता है ऑफ, टी का मतलब होता है थर्मोकेमिस्ट्री। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। देखो, हम जानते हैं कि एनर्जी का नाश नहीं होता है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता है, उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जाता है। यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो अब ये देखो, energy neither created nor destroyed, only change one form to other form। ये जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, दूसरी या जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एनर्जी नीदर क्रिएटेड, ना तो इसे क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है, वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। या इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं कि when energy transfer into heat or work, when energy transfer into heat or work, the quantity of work is mechanically equal to quantity of heat। ये है फर्स्ट लॉ। तो सबसे जो ये बहुत ही इजी है, आसान है, एनर्जी का कभी नाश नहीं होता है, एक वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। अब इसी को हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं कि मैथमेटिकली टर्म में कैसे हम कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको देख रहे हैं। देखो क्या होता है कि मान लिया जाए कि ये हमारे पास कोई बीकर है या क्लोज कंटेनर है, इसमें हमारे पास ये जो क्या है, सिस्टम है। तो सिस्टम के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। ये बाहर है सराउंडिंग है। तो देखो, दुनिया में दो ही चीज होते हैं, एक सिस्टम होता है, दूसरा सराउंडिंग होती है, तीसरा कोई चीज नहीं होता। अब हम क्या करेंगे कि यहां से ये हीट लिया तो इसकी इंटरनल एनर्जी UI हो गई, और जैसे ही और दूसरा जो क्या है, यहां से वर्क दिया, वर्क W, ये हो जाएगा वर्क। तो अब ये हो जाएगा, तब उस कंडीशन में इसका इंटरनल एनर्जी UF हो जाता है, ठीक है, UF हो जाता है। तो अब हम क्या करते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वली टू अमाउंट ऑफ हीट। तो अब देखो, इंटरनल एनर्जी UF इक्वल, ये क्या हो जाएगा, UI प्लस Q प्लस W, ये हो जाएगा। इसको हम इधर लाते हैं, UF माइनस UI इक्वल Q प्लस ये W। चेंज इन इंटरनल एनर्जी को du कह देंगे, du इक्वल Q प्लस W। ये हो गया जनरली फॉर्म में, यह हो गया फर्स्ट लॉ, F
LOT इक्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये इक्वेशन हो गया। अब बेटा क्या होता है, ये इतनी बात तो समझ में आ गई। दुनिया में दो ही चीज होती है, एक सिस्टम होता है, दूसरा सराउंडिंग होती है। अगर सराउंडिंग से हीट जो चला तो यह सिस्टम को मिला तो इसकी इंटरनल एनर्जी UI हो जाती है, और जैसे ही वर्क दिया तो क्या हो जाता है, इसका इंटरनल एनर्जी UF हो जाती है। तो हम इस तरह से लिख लेते हैं और हमारा हो जाता है। अब रही बात कि इसमें न्यूमेरिकल्स जो आते हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो 2-3 को यूनिट को याद करना होगा। ठीक है, यहां पर क्या होता है 1 ATM लीटर। अगर किसी भी न्यूमेरिकल में ATM लीटर दिया हुआ है, 2 ATM लीटर, 1 ATM लीटर, 1.5 ATM लीटर, तो अक्सर जो ऑप्शन होते हैं वो जूल में पूछते हैं। तो कितने जूल होंगे, तो बेटा हम क्या करेंगे कि 1 जितना ATM रहेगा उसमें 101.3 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह क्या हो जाता है, जूल हो जाता है। ठीक है, दूसरा चीज क्या होता है 1 NM न्यूटन मीटर। तो जितना न्यूटन मीटर होता है उतना ही क्या होता है, जूल होता है ना। 1 से जितना न्यूटन मीटर रहेगा उसमें 1 से मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। अगर मान लेते हैं कि 1 × 10⁷ अर्ग होता है, अर्ग, तो अब हम क्या करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, अर्ग अगर दिया रहेगा क्वेश्चन में तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, बोलो समझ में आ रही है बात। तो जितना अर्ग रहेगा उतना ही जूल हो जाएगा, उतना ही जूल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा, हम दे रहे हैं न्यूटन मीटर हो गया 1 बार लीटर, ये दिया रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन में बार लीटर दिया रहता है तो उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वह जूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही 3-4 को यूनिट है, इसी पर ज़्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं और बनता रहता है क्वेश्चन हमारा। न्यूमेरिकल भी हम प्रयास करेंगे, बट इससे पहले जो है हम कुछ बातें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो क्या होते हैं कि डिफरेंट प्रोसेस में कैसे वर्क करेगा। ठीक है, मिटा दे इसे। तो चलो अगला हम हेडिंग देते हैं कि फ्लोट वर्क इन डिफरेंट प्रोसेस। फ्लोट जो है वो डिफरेंट प्रोसेस में कैसे वर्क करेगा, ये बात यहां से क्वेश्चन जो क्या होते हैं पूछते रहते हैं। तो अब ये देखो क्या होता है कि प्रोसेस हमारे कितने होते हैं। तो देखो यहां से हम कर रहे हैं, पहले 3 का हम कर दे रहे हैं। ठीक है, यहां पर आइसोथर्मल प्रोसेस, यहां पर एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेसिस, यहां पर आइसोकोरिक प्रोसेस है ना। अब ये देखो हमें क्या मिला, एडियाबेटिक प्रोसेस, और क्या मिला हमें। अब देखो आइसोथर्मल में क्या होता है बेटा कि T होता है कांस्टेंट, तो dt हमारा क्या हो जाएगा 0। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या मिल गया है, तो du = q + w। अब ये देखो du + q + w, अब जैसे ही हमारा होता है तो इंटरनल डी टेम्परेचर होता है, तो क्या होता है कि du जो होते हैं f फंक्शन t टेम्परेचर पर, किसके लिए, तो फॉर आइडियल गैस पर डिपेंड है। टेम्परेचर जो है वो आइडियल गैस, du जो होता है आइडियल गैस के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो t हमारा यहाँ पर 0 हो गया, तो du हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम क्या कर देते हैं, तो du + q + w, ये हम फॉर्मूला सेटअप करते हैं। तो du इक्वल, तो 0 = q + w। अगर हम इसको लाएंगे तो -q +
माइनस क्यू इक्वल डब्लू। ये देखो, ये समझ में आ रही है बात, माइनस क्यू इक्वल डब्लू। ये देखो, ये क्यू इधर जाएगा तो जीरो माइनस क्यू हो जाएगा, जीरो माइनस क्यू तो माइनस क्यू इक्वल डब्लू, या डब्लू इक्वल माइनस क्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वर्क करेगा तो जितनी हीट दिया जाएगा उतना वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कोई सी भी तरह की थोड़ी सी भी हीट इसमें बचेगी नहीं। जितना हीट दिया जाएगा वह क्या हो जाएगा, वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसका मतलब ये होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, क्यू क्या होता है बेटा, जीरो। तो क्यू अगर डी जीरो हो गया तो डी क्यू क्या हो जाएगा, जीरो। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डी यू इक्वल क्यू प्लस डब्लू। तो डी यू क्या हो जाएगा बेटा, जीरो प्लस डब्लू। तो डी यू क्या हो जाएगा, डब्लू। यहां पर डब्लू आ गया। अब ये देखो, यहां पर ये कहानी आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डी यू जो है इंटरनल एनर्जी जो क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो अगर कोई भी वर्क एडियाबैटिक प्रोसेस में हो रहा है तो उसका इंटरनल एनर्जी जो क्या होती है, स्टेट फंक्शन होती है। तो उसमें जो वर्क होगा वो भी स्टेट फंक्शन हो गया। इन एडियाबैटिक टोटल वर्क इज ए स्टेट फंक्शन। देखो, वैसे ये बताया गया है कि स्टेट फंक्शन चार ही जो होते हैं पाथ फंक्शन होते हैं। वर्क जो होता है वो पाथ फंक्शन होता है, हीट क्या होती है, पाथ फंक्शन होता है ना। हीट कैपेसिटी क्या होती है, पाथ फंक्शन होता है। और डिस्टेंस क्या होता है, पाथ फंक्शन। चार पाथ फंक्शन होते हैं, बाकी सबके सब स्टेट फंक्शन होते हैं। लेकिन जब वही एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क होगा, यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि एडियाबैटिक प्रोसेस में होगा तो वर्क क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन हो जाएगा। अब चलते हैं आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में हम देख लेते हैं। तो आइसोकोरिक में क्या है, तो आइसोकोरिक, कोरिक लग गया तो क्या हो जाएगा, V इक्वल कांस्टेंट हो गया। तो dV क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो, जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में तो du इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो du क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर जीरो प्लस क्यू प्लस वर्क का फॉर्मूला देखो, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो पी डी वी हो जाता है W के जगह पर, है ना, पी डी वी। क्योंकि W इक्वल क्या होता है, पी डी वी। क्योंकि डी वी क्या है, जीरो हो गया। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि डी यू की वैल्यू जो क्या होता है, क्यू प्लस जीरो हो जाएगा। यहाँ जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। अब जैसे ही जीरो रखे तो डी यू क्या हो गया, क्यू के बराबर आ गया। दोनों के दोनों पॉजिटिव आ गया, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, डी यू क्या है, स्टेट फंक्शन है। हीट क्या है, पाथ फंक्शन है। लेकिन अगर कोई भी वर्क आइसोकोरिक प्रोसेस में हो रहा है तो डी यू जो होते हैं वह क्यू, यह क्या हो जाता है, यहाँ पर हीट जो क्या होते हैं, हीट स्टेट फंक्शन हो जाता है, स्टेट फंक्शन हो जाता है। बोलो, समझ में आ गई बात। क्यू जो होता, अगर कोई वर्क आइसोकोरिक प्रोसेस में हो रहा है तो ये क्या हो जाता है, स्टेट फंक्शन हो। बोलो ठीक है। चलो अब इसे मिटा दे रहे हैं, आगे देखो। अब दो हमारा बच रहा है, क्या बच रहा है, दो बच रहा है हमारा। एक होता है आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, और दूसरा एडियाबैटिक साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। अब आइसोबारिक प्रोसेस में क्या है भाई, तो आइसोबारिक में क्या होता है, P क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो dP क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इंटरनल एनर्जी में देखो क्या होता है, Q प्लस
W। अब ये देखो, अब W का हम फॉर्मूला अगर रखते हैं तो क्या होता है, PdV होता है। देखो यहाँ dP नहीं है, dV PdV, यहाँ पर क्या है, D और P आ रहा है, D और P आ रहा है, तो dP इक्वल 0, नॉट P कांस्टेंट है तो dP क्या हो जाएगी 0, और PdV है ना, इसे हम पहले नहीं रख सकते। तो इसका मतलब कि यह जो क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि du क्या है इक्वल नॉट 0, वर्क क्या है इक्वल नॉट 0, और Q क्या है इक्वल नॉट 0। क्योंकि फ्लोट में हमने क्या पढ़ा है, देखो फ्लोट में हमने क्या पढ़ा है, du क्या हो गया है भाई, du क्या है, तो Q प्लस W हो गया, ठीक है, तो ये 0 हो गया, ठीक है। अब साइक्लिक प्रोसेस में नॉट 0, साइक्लिक प्रोसेस में हीट कहाँ एक जगह से जाती है तो दूसरी जगह से चलती है, तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या हो जाता है, du क्या हो जाता है 0। जब अपना स्पेस चेंज करेगा, पोजीशन चेंज करेगा, तभी तो जाकर कुछ होगा, du 0 हो जाएगा, तो du 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि du इक्वल Q प्लस W हमने किया, तो 0 इक्वल Q प्लस W। अब इसको ले आओ, माइनस Q इक्वल W, यानी कि इसमें भी यह क्या हो रहा है, स्टेट फंक्शन हो रहा है, वर्क और हीट, इसमें क्या है, स्टेट फंक्शन हो रहा है, दोनों है साइक्लिक प्रोसेस में। यानी कि जितना वर्क होगा उतनी ही एनर्जी ऑब्जर्व होगी, जितनी एनर्जी दिया जाएगा उतना वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि मतलब कि आइसोथर्मल और साइक्लिक प्रोसेस में जितना हीट दिया जाता है उतनी ही जो क्या हो जाती है, वो बदल जाती है। तो उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। चलिए, गॉड ब्लेस यू।